साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिंदी की प्रैक्टिस सेट, और आज हम करेंगे हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें हिंदी ग्रामर, हिंदी शब्दावली और रस, छंद, अलंकार, इन सब से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप नोट्स बनाइए जो खास जानकारी आपको दी जाती है, और इस वीडियो को जो है और लोगों तक भी शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल में लिखा हुआ है कि पहला सवाल लिखा हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है और उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन पहला है लखनऊ में, बी है हैदराबाद में, सी है दिल्ली में, और डी है कोलकाता में। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आप अपना जवाब दीजिए, क्या ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, तो इसका बेटा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बेटा 18 अगस्त 1800 को, 1800 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, तो स्थान अभी मैंने बताया आपको कलकत्ता में। और फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन था, तो एक गवर्नर जनरल हुआ था जिसका नाम था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज को क्यों बनाया था, तो मैं आपको बता दूं कि जो अंग्रेज अफसर थे वो भारतीय भाषाओं को सीख सकें, भारतीय भाषाओं को सीख सकें, ताकि भारत में उनको व्यवस्था को बनाने में भाषा की दिक्कत ना हो। इसलिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। ठीक है, हिंदी, उर्दू और तमाम चीज़ों की, तमाम किताबों का भी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी गई है वो संघ की राजभाषा होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल 343, आर्टिकल 345, आर्टिकल 347, आर्टिकल 348। ठीक है, 4 विकल्प हैं, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आप अपना जवाब दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए भैया ऑप्शन जो है वो सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 343। ये जो हम बात कर रहे हैं राजभाषा की, ठीक है, इस राजभाषा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में आता है। कौन कौन सी अनुसूची इसके कौन सी अनुसूची में आता है, तो अनुसूची नंबर 8। राजभाषा का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में आता है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। और सुनिए, जो राजभाषाओं की संख्या है, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात चल रही है, तो इनकी प्रारंभ में संख्या, ये प्रारंभ में 14 थी, और इनकी वर्तमान संख्या कितनी है राजभाषाओं की बेटा, तो ये वर्तमान में संख्या आती है 22। ठीक है, एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 343, और इसमें भी याद रखो अनुच्छेद 343 का पहला, अनुच्छेद 343, आर्टिकल नंबर 343 के पहले में क्या क्या कहा गया है, तो इसमें 3 बातों की चर्चा हुई है। पहली बात क्या चर्चा हुई है बेटा, देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी,
संघ की जो राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 343 के कै में या ए में या पहले वाले हिस्से में। और क्या कहा गया है कि देखिए जो लिपि होगी इसकी, वो लिपि होगी क्या? देवनागरी। देवनागरी लिपि का उल्लेख किया गया है। और तीसरी बात कह रहे थे कि हाँ, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप इस्तेमाल होगा, मतलब अंक भारतीय होंगे लेकिन उनका जो रूप है वो इंटरनेशनल होगा। तो अंक कौन से होंगे? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, जो नंबर्स होंगे वो भारतीय होंगे लेकिन उनका बनाने का तरीका, लिखने का तरीका इंटरनेशनल होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो जानकारी दी है इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छे सवाल थे दोनों। अब ये मत समझना कि आप जीके पढ़ रहे हैं, ये हिंदी की बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। ये कह रहे हैं कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। कह रहे हैं सही चयन कीजिए। कह रहे हैं कि सही वर्तनी कौन सी है? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा विकल्प जो है वो आपको सही नज़र आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहीत। ठीक है, मैं हर बार आपको 5 शब्द बताता हूँ, शुद्ध शब्द या शुद्ध वर्तनी मैं बताता हूँ आपको 5। आज भी मैं आपको 5 शुद्ध वर्तनी बताऊँगा। ठीक है, देखिए एक शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द आता रचयिता। तो रचयिता कैसे लिखा जाता? रचयिता। रचयिता इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा अनुगृहीत ऐसे लिखा जाता है जैसा मैंने ऑप्शन में बताया है, अनुगृह, ऋ से ऋषि की मात्रा बनेगी अनुगृहीत, ऐसे लिखा जाता है। तीसरा एक शब्द होता अनाधिकार, लेकिन वो ऐसे लिखा जाता अनधिकार। अनधिकार, अना नहीं होगा यहाँ, आ नहीं आएगा, अना नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, चौथा वर्ड, ठीक है, चौथा वर्ड जो पूछा जाता है तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। और 5वां वर्ड जो शुद्ध वर्तनी का है, ठीक है, उसको देख लेना। 5वां वर्ड एक शब्द आता कलेश। तो कलेश कैसे लिखा जाता? आधा कै ल ए, और कौन सा से बनेगा? बड़ा से। षटकोण वाला से नहीं आता, बड़ा से आता है। ये 5 शब्द वर्तनी के हैं, नोट कर लिया करो और देख लिया करो कि इनमें एरर क्या क्या है। यहाँ षटकोण वाले से की एरर होती है, सन्यासी में अंकी बिंदी छोड़ जाता है, अंधिकार में आ बना देगा, अनुगृहीत में ये वाला रे टांग देगा, रचयिता में रचियता लिख देगा। ठीक है, तो ये 5 शब्द भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे थे निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है स्पर्श व्यंजन कौन सा है। 4 विकल्प हैं बेटा आपके। ऑप्शन ए बड़ा श, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी छ। स्पर्श व्यंजन आपने बेटा अपना आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है। और अगर आपने अपने आंसर का चुनाव कर लिया है तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? अंत स्पर्श य, र, ल, व। ये क्या होते हैं बेटा? ये अंत स्पर्श व्यंजन होते हैं, या इनको अंतस्थ व्यंजन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंत स्पर्श व्यंजन। 1 मिनट बेटा, देखो 1 मिनट,
देखो ये जो होता है ये तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या होते हैं बेटा वो? वर्गीय व्यंजन। वो होते हैं कै से लेकर न तक। मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या होती है 25। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। और उसमें ऑप्शन आएगा च, छ, ज, झ। ठीक है, च, छ, ज, झ। तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है आपको। ठीक, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास, उच्च श्वास, उच्छ्वास, उत्श्वास। कौन सा इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। जब आधे च के बाद 6 हो, याद रख लेना, जब आधे च के बाद आधा 6 हो तो ये जो आधा च होता है ये तो टूट जाता आधे त में, और जो आधा 6 है वो बदल जाएगा आधे स में। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिर गड़बड़ मत करना कभी भी, कभी फिर शिकायत करो। देखो अगर आधे च के बाद आधा 6 हो तो आधा 6 आधे त में टूट जाएगा और आधा 6 आधे स में बदल जाएगा। अगर ये पूरा 6 होता तो ये पूरे 6 में बदल जाता। ठीक है, पूरे 6 में बदल जाता। अब सवाल यह है कि इसमें संधि कौन सी है? तो बेटा ये व्यंजन संधि है। कौन सी है? यह है बेटा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो इस दृष्टि से ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो जाता है। कौन सा? डी। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि बंदर का तत्सम रूप बताओ क्या होगा। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? परकट, कपि, बानर या हरि। 4 विकल्प हैं और उसमें बताना है बंदर शब्द का सही तत्सम। जो भी ऑप्शन सही हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वो लगाइए आप। तो बेटा बंदर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? परकट, कपि, बानर या हरि। जो भी सही है आप अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है बेटा बानर, वो बंदर का सही तत्सम है। तो ये तो है, देखिए ये तो है तद्भव और ये है तत्सम। मैं आपको 5 नाम बताऊंगा। जैसे तद्भव आता घोड़ा, तो घोड़ा का तत्सम होता है बेटा घोटक। जैसे एक शब्द आता है वो आता गधा, तो गधे का होता गर्धव। गर्धव। जैसे एक शब्द आएगा बैल, बैल का होता है वृषभ, बैल या सांड। जैसे एक शब्द आएगा आपके पास में, शब्द आएगा ऊंट, तो ऊंट का होता है ऊष्ट्र। ऐसे जैसा अभी आपके सामने आया था बंदर, तो बंदर का क्या था बेटा? बानर। ठीक है, तो इस तरह से 5 तत्सम तद्भव भी मैंने आपको बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं हाईकोर्ट के लिए। ठीक है, चलिए बेटा अगले शब्द में क्या कह रहे हैं
ये कह रहा है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है कौन सा। कह रहा है फेनिल। तो फेनिल को अगर आप देखोगे, फेनिल है, धूमिल है, लौकिक है, प्राथमिक है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। कैसे मैं बताऊंगा। ये शब्द बना है फेन माने झाग प्लस इल, फेनिल। तो ये संज्ञा है फेन। ये बना है धूम माने धुआं प्लस इल, धूमिल। तो ये भी धूम एक शब्द है, संज्ञा शब्द है। ये शब्द बना है लोक, लौकिक, लोक प्लस इक। तो लोक माने संसार भी होता है। ये लिखा हुआ प्राथमिक मतलब प्रथम प्लस इक, प्राथमिक। तो प्रथम क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं और संख्या विशेषण होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में लगेगा वो कौन सा लगेगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तपस्विन, तपस्विनी, तपस्व या तपस्विनी। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो भी आपका सही शब्द हो वो बताइए। स्त्रीलिंग बताना है इसमें तपस्वी शब्द का। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। उसका सही आंसर है हमारी तरफ से ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये शब्द है पुल्लिंग। देखो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखा जाता, पुरलिंग नहीं होता, पुरलिंग नहीं होता है। बर्तनी देख लो, पुल्लिंग होता है। ठीक है, और उसका बनाना हमें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है साधु, जैसे एक शब्द होता है महान, पुरलिंग शब्द है महान। जैसे एक शब्द आएगा आपका, एक शब्द आएगा सम्राट। जैसे अगर हम देखें तो एक शब्द हमारे पास में मिलेगा विद्वान। विद्वान पुरलिंग शब्द होता है। और जैसे चलो एक ये भी लिख लेते हैं तपस्वी। ठीक है, तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है बेटा साध्वी, आगे के लिए याद रखना। महान शब्द का स्त्रीलिंग होता है महती। सम्राट शब्द का होता है सम्राज्ञी। विद्वान का होता है विदुषी। और तपस्वी का होता है तपस्विनी। तपस्वी का क्या बनेगा, देखो ये बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी और नी लग जाएगा तो बनेगा तपस्विनी, इस तरह से। तो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनको भी नोट डाउन कर लिया करो। ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये हाई कोर्ट के लिए आपके सामने विशेष जानकारी है और यहाँ से सवाल आपको पेपर में मिलेंगे देखने के लिए। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। कह रहे हैं संबंध कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। 4 विकल्प हैं आपके सामने कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए, संबंध कारक, अपादान, करण कारक या संप्रदान कारक। लगाइए अपना आंसर जो भी ठीक हो। तो बेटा इसमें चूँकि 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें आपका सही जवाब होगा अपादान कारक, क्योंकि वो जयपुर से अलग हो रहा है, दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो से शब्द के लिए फिर अपादान ही उचित होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं 10वां कि लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है।
ये जो है ना लड़की जाती है, इसका अपूर्ण भूतकाल बनाना है, मतलब इसे पास्ट में पहुंचाना है और पास्ट में भी इसको बनाना है अपूर्ण। ठीक है, देखो अब मैं आपको बात बताता हूं। ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना कि लड़की जाती है, लड़की जाती है। अच्छा चलो मैं भूल गया, पहले तो आप अपना आंसर लगाओ, आपका आंसर क्या होगा। लड़की जाती है, इसका अपूर्ण भूतकाल कौन सा होगा। लड़की जा रही थी, लड़की गई, लड़की गई थी, लड़की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसका बदल पाता हूँ। जैसा मान लो ये शब्द है, इसको बनाना है सामान्य भूतकाल में। किसमें? सामान्य भूतकाल बनाना है। ठीक है, तो लड़की जाती है। ठीक है, तो इसे अगर मैं सामान्य भूतकाल बनाऊंगा तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लड़की गई, लड़की गई। करेक्ट, लड़की गई। अच्छा, इसका अगर मैं आसन्न भूतकाल बनाऊं, आसन्न भूतकाल में इसको कन्वर्ट करूं तो मैं इसको लिखूंगा लड़की गई है, लड़की गई है। अगर मैं इसको बनाऊंगा पूर्ण भूतकाल में, अगर मैं इसको पूर्ण भूतकाल में बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा लड़की गई थी। अगर मैं इसको संदिग्ध भूतकाल में बनाऊंगा तो संदिग्ध भूतकाल में क्या आएगा? लड़की गई होगी, लड़की गई होगी। और अगर इसका अपूर्ण भूतकाल हम लोग बनाएंगे, अपूर्ण भूतकाल, तो इसका अपूर्ण भूतकाल में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, तो लड़की जा रही थी। तो क्या बना देंगे? लड़की जा रही थी। इसे पूर्ण भूतकाल में ऐसे भी कह सकते हैं, लड़की जा चुकी थी। ठीक है, ऐसे भी बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर मतलब भोरे का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना आपको कौन सा नहीं है। नहीं है बताना है षटपद, मधुकर, अली, प्रभाकर। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लगाइए बेटा अपना आंसर। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ये जो लिखा हुआ है ना प्रभाकर, ये प्रभाकर पर्यायवाची है सूर्य का। किसका? विभाकर चंद्रमा होता है, प्रभाकर सूर्य होता है। और बाकी ये तीनों शब्द किसके हैं? ये तीनों शब्द भ्रमर के हैं। तो मधुकर, शतपद, अली, है ना, ये सब भ्रमर होता है। भ्रमर को हम भोरा भी कहते हैं। एक अच्छा वर्ड बता रहा हूं, उसको हम द्विरेफ भी कहते हैं। भ्रमर का एक और बहुत अच्छा बताता हूं मैं आपको, शिलीमुख। क्या नाम बेटा? शिलीमुख। इंपोर्टेंट है। क्या है? शिलीमुख, द्विरेफ, अली, मधुकर, षटपद। ठीक है, षटपद भी इसको हम कहते हैं। तो सब ये भोरे के इंपोर्टेंट बता दिए मैंने आपको। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म विपरीत अर्थक है, उसे चुनिए। एक जोड़ा जो है वो बिल्कुल सही है, विलोम शब्दों वाला, वो आपको बताना है। दिवा रात्रि, छोटा तुच्छ, कष्ट संकट, सुख खुश। ठीक है, अब इनमें क्या है, एक जो है वो विलोम शब्द सही है, वो बताना है। जल्दी बता दो, आप लोगों को पता है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दिवा का मतलब होता है दिन, रात्रि का मतलब होता है रात। छोटे का बड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी सुख का दुख लगा सकते हैं। ठीक है, कष्ट का आराम लगा सकते हैं। ठीक, ऐसा बना सकते हैं आप।
चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये कह रहे हैं अभिराम अभिराम। शब्द युग्म का सही अर्थ है, पहले ऑप्शन में निकट दूर, अच्छा राम, लगातार प्यारा, सुंदर लगातार। ये 4 विकल्प हैं हमारे सामने, ठीक है। ये 4 विकल्प हैं हमारे सामने, कौन सा सही है ये बताना। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो बेटा इसका सही आंसर आएगा, इस सवाल का सही आंसर आएगा, देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और ऐमाने नहीं विराम मतलब रुका हुआ, जो रुका हुआ ना हो उसे लगातार कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अभिराम का अर्थ क्या होता है? अभिराम का अर्थ होता है बेटा सुंदर। क्या होता है बेटा? सुंदर। और अभिराम का मतलब क्या होता है? ऐमाने नहीं विराम मतलब रुका हुआ, जो रुका हुआ नहीं है इसका मतलब वो लगातार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्या कह रहे हैं सवाल नंबर 14 में? एक ही समय में वर्तमान, मतलब एक ही समय में आपको वर्तमान नज़र आता, पिछला भी, पिछली चीज़ें भी आज आपको नज़र आती हैं अब। कह रहे हैं उसे आजीवन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, समसामयिक कहते हैं, या समानुकूल कहते हैं। आपने पढ़ा भी है, आप कंपटीशन में हैं, आपको इस शब्द का अर्थ तो पता हो गई, ठीक है। तो आपने बेटा अपना आंसर लगा लिया होगा, जो भी सही है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। जो आपने लगाया है बेटा समझ लो वही सही है। वो आंसर आपका समसामयिक। समसामयिक का मतलब होता है एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान। इसी तो करंट अफेयर्स कहते हैं, ठीक है। जो आपने 3 महीने पहले की घटनाओं को आज आप पढ़ रहे हो तो आपको वो नई नज़र आ रही हैं, वर्तमान नज़र आ रहा है वो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। कह रहे हैं भास्कर का अनेक अर्थी है। भास्कर शब्द का अनेक अर्थी शब्द कौन सा है ये बताना है। शशि, रजनी, सूर्य, पानी। इनमें से भास्कर का अनेक अर्थी शब्द कौन सा सही है, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपने जो है इसका आंसर लगा लिया होगा, ठीक। तो उम्मीद है आंसर आपने जो लगाया वही है सूर्य। तो भास्कर जो है वो सूर्य को कहते हैं, भास्कर का अनेक अर्थी सूर्य है। शशि जो है वो चंद्रमा का है। रात्रि आप जानते हैं, रजनी रात्रि का है मतलब रात का। और पानी का तो जल होता ही है, ये तो सबको पता है। नीर, पानी, जल, अम्बु, आब, है ना, पय, सरय, इस तरह से। कह रहे हैं किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। आहार, कर्तव्य, वंदना और राघव। वंदना और राघव, ठीक है। किस शब्द में इस्तेमाल हुआ है? तो भैया इस सवाल के हिसाब से देखें बाबू रे, तो इसका आंसर क्या लगेगा? आहार, कर्तव्य, वंदना, राघव। चलो पहला आप लगा लो, पहला आप लगा लो, आपकी कोशिश देखते हैं। कह रहे हैं प्रत्यय और उपसर्ग दोनों होने चाहिए, है ना। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, जो भी लगाया है, ठीक है। तो वैसा अगर देखा जाए तो राघव शब्द में कोई ना तो प्रत्यय है ना उपसर्ग है, तो बाहर हो रहा है। वंदना में वंदना, ठीक है, वंदना, बंदा भी नहीं बनया, ना भी नहीं बनया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य भी पूर्ण शब्द है, तो फिर इसके हिसाब से आंसर ये लगना चाहिए आहार। आहार में अप्रत्यय है, अप्रत्यय है। हार जो है वो मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आ उपसर्ग है, प्रत्यय तो कोई है नहीं इसमें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी लगेगा वो ए लग सकता है, ठीक है, ए लग सकता है, वो भी उपसर्ग लगेगा इसमें, प्रत्यय तो वो भी नहीं है, ठीक है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय ऐसे मिलते हैं जैसे एक शब्द होता है ना स्वतंत्रता, जब इसको हम तोड़ते हैं तो इससे एक शब्द बनता है स्व, फिर आएगा तंत्र और फिर आएगा ता,
तो ये स्वय तो हो गया उपसर्ग, ता हो गया प्रत्यय, और ये हो गया मूल शब्द। ऐसा पूछ रहे थे तो ऐसा तो वो है नहीं, उसमें केवल उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अनादि शब्द का समास विग्रह है। कह रहे हैं अनादि का समास विग्रह क्या है? जिसका आदि है वह नहीं है आदि, जिसका जो आदि है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं। लगाइए अपना आंसर। क्या ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है? ठीक है, लगाइए अपना आंसर, जल्दी से लगाइए बेटा। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आंसर इसका राइट है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बी राइट क्यों बता रहे हैं? देखो इस शब्द को तोड़ोगे ना तो ऐसे निकलेगा अनादि, ये टूटेगा अन, हलंत लगा दो और प्लस आदि। आदि कहते हैं शुरू होने को, जैसा आदि काल। और अन माने नहीं, नहीं है अंत, नहीं है आदि, नहीं है प्रारंभ जिसका, तो इसका विग्रह यह आएगा नहीं है आदि जिसका, वो क्या है? अनादि। क्या है? अनादि। ठीक, अगर आप इसमें समास को देखेंगे तो पहला शब्द अनार्या है, ए, अन, न, नहीं, ये न्वय समास का उदाहरण बनेगा। किसका बनेगा? न्वय समास का, जैसा अगोचर आता। चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहे हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह है। ऐसा वाक्य बताओ जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो। मैं अंग्रेजी में बोल जरूर रहा हूँ लेकिन हिंदी यही है इसकी। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? अब समझना मेरी बात। मैंने लिखा कि राम स्कूल गया। अरे हाँ, पहले मैं आपसे तो पूछ लूँ, पहले आप बताओ इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी करेक्ट हो वो अपना आंसर लगाइए पहले आप, जो भी करेक्ट हो। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। लगा लिया होगा तो ऑप्शन नंबर डी। अब बताता हूँ सरल वाक्य क्यों है। देखिए एक जगह लिखा हुआ है कि राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, इस वाक्य में ये बताओ किसके बारे में कहा गया है? राम स्कूल गया, इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। तो राम कौन हो गया? राम हो गया बेटा उद्देश्य, और अंग्रेजी के टर्म में इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, जिसके बारे में कहा गया है वो क्या कहा गया है? राम के बारे में क्या कहा गया है? तो राम के बारे में कहा गया है स्कूल गया। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ विधेय। क्या कहते हैं? विधेय, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो एक उद्देश्य और एक प्रेडिकेट जिसमें होगा वो वाक्य सरल होगा, ये इसकी पहचान है। अलग बात है कि सब्जेक्ट 2 हो जा, सब्जेक्ट 2 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे, प्रेडिकेट सिर्फ अगर एक है, विधेय सिर्फ एक है कि उन सब के बारे में क्या कहा गया है, तो समझ लो वाक्य सरल होगा, चाहे वाक्य छोटा है या बड़ा है। ठीक है, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि सूर्य सुबह के समय पूरब दिशा से निकलता है। वाक्य कितना बड़ा हो गया कि सूर्य सुबह के समय पूरब दिशा से निकलता है। अच्छा, किसके बारे में वाक्य में बात कही गई है? तो सूर्य के। सूर्य क्या बन गया? उद्देश्य। और उसके बारे में क्या कहा गया है? सुबह के समय पूरब दिशा से निकलता है, ये सब बात है, तो ये सब प्रेडिकेट हो गया। ये
ये प्रेडिकेट हो गया। क्या बन गया? प्रेडिकेट। तो ये भी सरल वाक्य है, ये मत देखना सरल वाक्य छोटा सा होगा, बड़ा भी हो सकता है, शब्दों पर मत जाना। अगर मैं इसमें लिख दूं राम स्कूल गया, इसमें मैं लिख दूं देखिए मोहन और राम, मोहन व राम स्कूल गए, इतना वाक्य बताओ, ये मैंने लिख दिया। तो किसके बारे में बताया गया है? तो दो के बारे में बताया गया है, राम के और मोहन के। मोहन व राम स्कूल गए, तो किसके बारे में बात चली है? मोहन और राम के। तो प्रेडिकेट तो एक ही है, स्कूल गए, लेकिन सब्जेक्ट दो हो गए। अगर सब्जेक्ट दो भी हो, उद्देश्य दो भी हो, तब भी वाक्य सरल ही होगा। इससे ज़्यादा आसान पहचान कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। चलिए, मैंने एक दिन संयुक्त वाक्य की पहचान बताई थी, एक दिन मिश्र वाक्य की पहचान बताई थी। अगर पहचान मिश्र वाक्य की याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या बताया था आपको। कह रहे हैं नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प बताना है। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, अरे बी विकल्प। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, सी विकल्प। पिताजी बाजार से सब्जी लाए, डी विकल्प। पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। बता दो, ये वाला वाक्य तो आपको पता ही होगा कौन सा सरल होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर है सी। चलिए, पिताजी चूंकि बहुवचन है इसलिए क्रिया पिताजी के साथ बहुवचन की आएगी। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। 4 विकल्प हैं गतानुगतिक। ये सवाल तो ऐसे पेपर में फंसते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी बेटा आपका सही हो वो बताइए आप मुझे क्या सही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपने जो आंसर लगाया होगा चरखी घूम रही है और पहुंच गई कहाँ? ऑप्शन नंबर ए पर। ये कह रहे हैं प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, आदर्श हैं, आइडियल हैं, उनको फॉलो करते करते अगर हम चलते हैं तो उसे गतानुगतिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? गतानुगतिक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। ऑप्शन देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाच्य ठीक है? मैंने भाववाच्य बड़ी बारीकी से आपको बताया था कि भाववाच्य की पहचान क्या है, कर्मवाच्य की पहचान क्या है, कृतवाच्य की पहचान क्या है। रोजाना एक सवाल फंसता है, मैं बताता हूँ आपको, वाच्य से सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, तो कौन सा जो है सही होगा? जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भैया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भाववाच्य है। देखो मैंने बताया था जाता, इसका मतलब क्रिया कैसी है बेटा? पुल्लिंग। अच्छा, जाता और जाते, इसका मतलब जाता है तो क्रिया जो है वो एक वचन में है। जब क्रिया ना तो अपने कर्ता के हिसाब से आए ना अपने कर्म के हिसाब से आए, बल्कि वो हमेशा एक वचन में हो, हमेशा पुल्लिंग हो, उसके साथ में नेगेटिव वर्ड हो, तो बिल्कुल दुनिया को एक तरफ उठाकर रख दीजिए और अपना आंसर भाववाच्य लगा दीजिए। ये इससे ज़्यादा हल्की पहचान नहीं बताएगा कोई भी जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको पहचान बताई है इससे हल्की पहचान कोई नहीं होगी आपके पास। बस मेरी आवाज़ को सुनते रहो, ठीक है, और मैं जो आपको टेस्ट कराता हूँ उसको ध्यान से देखते रहो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप सब चीज़ों को नोट कर लो, हाँ कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक छोटी सी नोटबुक बना लो, 10-5 पेज जिसमें हो, उसी में छोटा छोटा करके अपनी चीज़ों को लिख लो, ताकि एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको पता चले कि भैया ने इतने सारे नए शब्द बता दिए, इन शब्दों को एक साथ याद कर लो, उनमें से बहुत सारे आपको मिलेंगे भी, ठीक है। कह रहे हैं सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। कह रहे हैं इनमें से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए श्लेष, ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी अन्योक्ति, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। लगाइए बेटा अपना आंसर, कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब भी मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है मानवीकरण। चलिए
कह रहे हैं चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बंधाना। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगता हो वो जल्दी बताइए फटाफट मुझे। चौकड़ी भूल जाने का क्या लगा रहे हैं आप? एक मुहावरा है चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, कहते नहीं अरे यार भाई साहब बस हमें तो ऐसा फंसा दिया, हम तो चौकड़ी भूल गए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, राह ना सूझना, रास्ता ना सूझना, है ना। चौराहे पर जाकर भटक गए, किधर को जाएं, चौकड़ी भूल गए आप, तो चौकड़ी भूल जाने का मतलब यह है रास्ता भूल जाना, राह ना सूझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? भयानक, वीर, श्रृंगार, करुण। विभत्स का विरोधी कौन सा है? विभत्स रस का विरोधी कौन सा है आपको बताना है। भयानक, वीर, श्रृंगार, करुण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने बेटा अपना आंसर लगा लिया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं बताऊंगा ये उल्टे क्यों है। देखिए श्रृंगार होता प्रेम, श्रृंगार होता प्रेम, और विभत्स जो होता वो होती है घृणा। और आप सब जानते हैं कि प्रेम और घृणा एक दूसरे के अपोजिट है। प्रेम और घृणा एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, चलिए भैया अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं और हमारा आखिरी सवाल है 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? ऐसा छंद जिसमें दो पंक्ति आती हैं और उसकी दोनों पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11-13। ठीक है, क्या कहते हैं? सोरठा, दोहा, कुंडलिया और रोला। 4 विकल्प हैं अपने सामने। ठीक है, तो लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लगा लिया होगा बेटा आपने, तो उसका सही आंसर है रोला। देखिए पहली बात, जो रोला है वो एक मात्रिक छंद है। कैसा है? एक मात्रिक छंद है। और मात्रिक में भी कैसा है बेटा? मात्रिक में भी है अर्ध सममात्रिक। नहीं जी, कैसा है? मात्रिक में भी है सममात्रिक। तो एक मात्रिक छंद है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियां आती हैं। तो मात्रिक छंद है तो कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 24-24। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियां होती हैं रोला में। तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगेगा। सही भैया। तो देखिए इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन कर लिए 25। आज का सेट हुआ कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दूसरे साथियों को अपने शेयर करिए, और अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों 20, 21, 23, 24, 80 जो भी सही हुए हों, है ना, 18 वगैरह, तो आप जो है बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिए। ये आपसे हम बार बार कहते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।